हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को मार्च 2023 इकोनॉमिक्स का पेपर का एमसीक्यू बताने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू का एक सीरीज है, वो मैंने अपने ऐप पर अपलोड किया हुआ है, लेकिन उसमें इशू ये हो गया था। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने बनाया था, मैंने जैसा पहले ही आपको बताया था इस बारे में कि वो वीडियो जो है, वो सीरीज जो है, वो मैंने लास्ट टाइम ही प्रिपेयर किया था। तो उसमें मैंने 2022 तक का ही प्रिपेयर किया हुआ है। तो 2023 का जो था वो बाकी था। और कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर 2023 का भी जो एमसीक्यूज है वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देते, बता देते आंसर्स क्या है। तो मैंने बोला ठीक है, चलो मैं इसका अपलोड कर देता हूँ, और फिलहाल मैं अभी वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो स्टैटिक आंसर है, मतलब जिनका आंसर कंफर्म होता है, वो आंसर तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। बाकी जिन आंसर्स में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है, मैं आपको उनका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, जिससे आपको और भी चीजों की हेल्प हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। और थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी कर देना, सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाएगी, और बाकी का जो और वीडियोस है वो भी उनको आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ, इस चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक्स के इतने सारे, उसी के पूरे सिलेबस अवेलेबल है, स्टेट्स में भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा उनका भी हेल्प हो जाएगा, आपका भी थैंक यू बोल देंगे, आपको मेरा भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नंबर 1, विच टूल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेसिंग स्टेटिस्टिकल डेटा। तो इसमें चार ऑप्शन है, एक्सेल सीट, डायग्राम, ग्राफ। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है विच टूल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेसिंग। देखो प्रोसेसिंग स्टेटिस्टिकल डेटा की बात किया हुआ है, तो आपको पता है डायग्राम और ग्राफ जो है ना, ये तो प्रोसेस नहीं करते, ये सिर्फ क्या करते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम और ग्राफ क्या होता है, सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई प्रोसेसिंग वर्क नहीं होता है। उसके बाद है एक्सेल सीट और पावर पॉइंट। अगर आप लोगों ने कभी भी लाइफ में थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर यूज किया होगा, तो आपको पता होगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का काम भी क्या होता है, प्रेजेंटेशन करने का होता है। ये कोई प्रोसेसिंग वर्क नहीं करता है। तो बचा क्या आंसर, बचा एक्सेल सीट। एक्सेल सीट का काम क्या होता है, ये डेटा को प्रोसेस भी करता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने टीचर्स को देखा होगा आपका रिजल्ट बनाते हुए, तो उसमें वो लोग एवरेज करते हैं। ठीक है, उसमें वो लोग टोटल इसकी हेल्प से कर लेते हैं, परसेंटेज भी इसकी हेल्प से निकालते हैं, रैंक भी इसकी हेल्प से निकालते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक रिजल्ट बनाया था स्कूल का, तो उसमें मैंने ये सारी चीजें की थी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप रियल लाइफ में भी यूज करते हो, तो आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेल सीट। उसके बाद नेक्स्ट है, हु हैज गिवन द फॉलोइंग डेफिनेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब देखो सिचुएशन कैसा है, जहां पर भी ये वाला पॉइंट है कि हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन, तो आपको एक बात याद रखना है कि कुछ चैप्टर्स में डेफिनेशंस अवेलेबल है। तो वो जो डेफिनेशंस अवेलेबल है उसको एनी हाउ आप रीड कर लो। जैसे चैप्टर नंबर 2 में अवेलेबल है, चैप्टर नंबर 3 में अवेलेबल है, इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में भी डेफिनेशंस अवेलेबल है। तो ये दो तीन चैप्टर्स में आपको डेफिनेशंस रीड कर लेना है, प्लस हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन वो आपको याद रखना है। रीजन है, एग्जाम में एक ना एक एमसीक्यू जो है वो कंफर्म ही आएगा, और ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ऐसे एमसीक्यूज उनके फेवरेट होते हैं। आपका सेकंड थर्ड एमसीक्यूज ही ऐसा होगा। तो फिलहाल जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, हांसेन हो जाएगा। हांसेन ने ये डेफिनेशन दिया हुआ था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग कांस्टेंट एंड स्टेडी प्राइस इंक्रीजेस। अब देखो, अब इसमें क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी, मनी का वैल्यू क्या होगा। कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फास्ट इंक्रीज, स्लो इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और कांस्टेंट। कब होगा, ड्यूरिंग कांस्टेंट एंड स्टडी प्राइस इंक्रीज। ड्यूरिंग कांस्टेंट एंड स्टडी मतलब एक साथ लगातार जो है, कहते हैं ना सेम, जैसे होता है ना कि सेम भाव बोल सकते हो, या एक जैसा अमाउंट जो है वो एवरी ईयर या एवरी मंथ ऐसा समझ लो इंक्रीज हो रहा है, तो उस टाइम पे पैसे की वैल्यू क्या होगी, यानी वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, उसका सिचुएशन क्या होगा। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, या आप लोगों ने किसी के मुंह से सुना होगा, जैसे आपके भाई या बहन हो गए या किसी के भी मुंह से, तो उन लोगों ने बोला होगा जब हम छोटे थे तो हम 1 रुपए में 4 पानी पूरी खाते थे। फिर हम बड़े हुए थोड़ा तो 5 रुपए में 4 पानी पूरी आती थी। फिर बड़े हुए तो थोड़ा 10 रुपए में 4 पानी पूरी आ रही है। राइट, अब ये सिचुएशन क्या है, देखो क्वांटिटी तो उतना ही मिल रहा है ना, यानी 4 पानी पूरी तब भी मिलता था, 4 पानी पूरी आज भी मिल रहा है। बट सिचुएशन क्या है कि जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो प्राइस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, तो सिचुएशन क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आज अगर किसी के पास 10 रुपए हैं, तो वो बेचारा सिर्फ 4 पानी पूरी खा सकता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले अगर 1 रुपए भी थे तो भी वो 4 पानी पूरी खा सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मनी वैल्यू है, ध्यान से सुनना, या वैल्यू ऑफ मनी,
वैल्यू ऑफ मनी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया है, यानी पैसे की कीमत, पैसे की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जो चीजें जैसे अपने मम्मी पापा या स्पेशली पापा को ये ताने मारते हुए अक्सर सुना होगा कि हमारे जमाने में ये चीज इतनी की आती थी, आज पता नहीं ये लोग ये कहाँ पैसे उड़ा देते हैं। तो फैक्ट वही है कि उनके टाइम पे यानी आज से कुछ साल पहले जो चीजें थी वो सस्ती मिलती थी, यानी पैसे की वैल्यू थी। अब क्या हो रहा है मार्केट में, डिमांड, इन्फ्लेशन, इन सब की सिचुएशन की वजह से पैसे की वैल्यू क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, और चीजें क्या होती जा रही है, महंगी होती जा रही है। क्लियर हुआ इतना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इन प्रेजेंट टाइम्स हु मैनेजेस द प्राइम मिनिस्टर्स जन धन योजना। तो याद रखना है ये कौन मैनेज करता है, आरबीआई। ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, इसमें एक्सप्लेनेशन के जैसा नहीं है, बस आपको लर्न कर लेना है कि कौन मैनेज करता है, आरबीआई। उसके बाद नेक्स्ट है, इन इंडिया फ्रॉम विच 5 year प्लान ऑनवर्ड्स डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी इरिडिकेशन एंड एलिवेशन स्टार्टेड। अब देखो ये वाला जो है वो आपके बुक में अवेलेबल है, पेज नंबर 48 पे है, इसका मैंने ऑलरेडी देखा था, तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। 48 का मतलब मैं यहाँ 50 कर देता हूँ, ठीक है। पेज नंबर, हाँ ये रहा। देखो इस वाले पैराग्राफ में है, अकॉर्डिंग टू एचडीआर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एचडीआर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द रिसोर्सेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज द गोल। ये याद रखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द रिसोर्सेस, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज द गोल। सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द poverty. Unless there is a reduction in economic income equality, inequality and poverty, economic development cannot to be said to the development in true sense. जैसे आज की सिचुएशन देखो, हमारे देश में सिचुएशन कैसा है कि कुछ लोग अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं। सो कैन वी से कि हमारा जो कंट्री है वो डेवलप कर रहा है प्रॉपर वे में? हम नहीं बोल सकते अभी भी, ये फैक्ट है, हमारा कंट्री डेवलप कर रहा है, लेकिन यही बोला है ना, जब तक इनकम इनइक्वालिटी नहीं कम होता है, जब तक पॉवर्टी कम नहीं होता, वी कैन नॉट से दैट आवर कंट्रीज वेल डेवलप, इकोनॉमिक डेवलप इन अ ट्रू सेंस, राइट। उसके बाद आगे लिखा है, पॉवर्टी इरिडिकेशन वाज वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ सम ऑफ द 5 year प्लान्स। तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 year प्लान्स। अब बोलोगे सर इतना था तो आपने सिर्फ सीधा यही बोल दिए होते। मैंने ये इसलिए बता दिया क्योंकि ये मुझे लगा कि ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, प्लस आपको अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये सब प्लान क्यों कर रहे थे, राइट। स्पेशली इन द 5th year प्लान एंड फॉलोइंग प्लान्स पॉवर्टी इरिडिकेशन एलिवेशन स्पेशल प्रोग्राम स्कीम्स वे स्टार्टेड। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया आपका, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 5th हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पॉवर्टी एट इंटरनेशनल लेवल फॉर द ईयर 2015 हाउ मच डेली इनकम वाज अडॉप्टेड। अब देखो 2015 में पूछा है, जैसे एक स्टूडेंट से मैंने पूछा इसका आंसर क्या होगा भाई, तो उसने बोला 1.25। तो 1.25, अब देखो होता क्या है, ये आंसर नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं। अब होता क्या है कि बुक में जब किसी डेटा को लेके 2 से 3 इंफॉर्मेशन होता है ना, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। तो आप क्या करो कि जब भी आप रीड करते हो, आप डेटा को एक सीरीज वाइज कर लो। सबसे पहले जो कैलकुलेशन हुआ था वो हुआ था 1990 में, यानी पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया था 1990 में दिया था। उसके बाद इन्फॉर्मेशन दिया था 2005 में दिया था। उसके बाद 2015 में दिया था। तो 1990 में दिया था $1, 2005 में दिया था $1.25, और 2015 में दिया था 1.9। तो याद रखना ये लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट लेटेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा था, यानी 1.9 था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.9। ये देखो यहाँ पे तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, और इसी वजह से उसे कंफ्यूजन हुआ, मैं उसको दोष नहीं दूंगा। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या कि आपको थोड़ा सा अभी अपनी स्पीड को उस वे में मेंटेन करना होगा, सो दैट कि आप एग्जाम में अपने आप को बना सको, ठीक है। तो इस चीजों को याद रखना, ये तीनों याद रखना, इट मे पॉसिबल कोई भी पॉइंट पूछ सकता है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो याद रखना यहाँ पे पूछा है ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो पहले मैं ये चारों पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाएगा, प्लस अगर मान लो इनमें से कोई और एमसीक्यू पूछा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है सीजनल। तो पहले आपको पता होना चाहिए सीजनल का मतलब क्या होता है। तो सीजनल का मतलब देखो यहाँ पे होता है, एक सीजनल का एक और नाम है, वो भी मैं लिख देता हूं, इसको अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। अब अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि ड्यू टू एनी रीजन पीपल्स कांट एबल टू यूटिलाइज देयर कैपेबिलिटीज, देयर कैपेबिलिटीज फॉर सर्टेन पीरियड।
तो इसको क्या बोलते हैं, सीजनल। सीजनल का मतलब क्या है, याद रखना है कि सर्टेन पीरियड के लिए वो लोग है ना अपना जो उनका वर्क है वो नहीं कर पाते हैं, यानी अपना जो टैलेंट है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, अपनी उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो ये हो गया आपका सीजनल। उसके बाद सेकंड है साइक्लिकल। अब साइक्लिकल क्या बोलता है वो ध्यान से सुनना। तो साइक्लिकल की अगर मैं बात करता हूं तो साइक्लिकल जो है ये बेसिकली इसका एक और नाम है, और वो यहाँ पे मैं बाजू में लिख देता हूं। इसका एक नाम और है, वो है ट्रेड। ट्रेड के अलावा इसका एक नाम और है डिप्रेशन। देखो, और जब मैं ट्रेड और डिप्रेशन की बात कर रहा हूं ना, तो यहां पे दो पॉइंट आ जाएगा। एक हो जाएगा आपका प्रॉस्पेरिटी सिचुएशन, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी सिचुएशन, और एक हो जाएगा आपका डिप्रेशन वाला सिचुएशन। अब दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है वो सुनना। प्रॉस्पेरिटी सिचुएशन जब कंट्री में होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि कंट्री में हाई इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है, हाई इन्वेस्टमेंट होता है। और जब हाई इन्वेस्टमेंट होगा तो हाई प्रोडक्शन भी होगा, यानी प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होने वाला है। और प्रोडक्शन होने वाला है तो उसकी वजह से सेल भी ज्यादा होगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इनकम भी क्या होगा, लोगों का इंक्रीज होगा। तो ये सिचुएशन होता है जब इनकम इंक्रीज होगा। ध्यान से सुनना, जब इनकम इंक्रीज होगा तो इनकम की वजह से क्या होती है, लोगों को, लोग उसके लिए डिमांड करते हैं। तो ये जब डिमांड वाला सिचुएशन तो साइक्लिकल हो गया। लेकिन यहाँ बोला ड्यू टू लैक, ये तो प्रोस्पेरिटी सिचुएशन है। तो अब डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में जस्ट अपोजिट होता है। डिप्रेशन में क्या होता है कि मार्केट डाउन होता है तो सबसे पहला काम लोग करते हैं कि डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं, डिमांड को डिक्रीज करते हैं। जब डिमांड डिक्रीज होता है तो भाई अब मार्केट में जब चीजों की डिमांड नहीं है, उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो धीरे धीरे क्या सिचुएशन आती है, इट मे पॉसिबल ऐसी सिचुएशन हो मार्केट में कि उस बिजनेस को क्या करना पड़े, शट डाउन करना पड़े। राइट, तो याद रखना है कि अब यहाँ पे देखो डिमांड वाला ऑप्शन आया कि नहीं, तो डिमांड कम हो रहा है तो लैक ऑफ डिमांड, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा साइक्लिकल। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब बाकी का भी सुन लो। डिस्गाइज्ड का मतलब क्या होता है, तो डिस्गाइज का मतलब ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि डिस्गाइज को हम क्या बोलते हैं, हिडन। कि दिखता है कि काम कर रहा है लेकिन काम नहीं करता है। मतलब दिखता है, लगता है, फील हो रहा है कि अरे ये तो काम कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। वो रहे ना रहे, उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। ओके, तो वो हो गया हिडन। उसके बाद फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल में जो वर्ड आपको याद रखना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कलर थोड़ा चेंज करके। इसका याद रखना है ड्यू टू चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस और टेक्नोलॉजी। देखो सिचुएशन क्या है, जब भी ना ये फ्रिक्शनल वर्ड आता है तो ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझते हैं। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ भी, अभी रिसेंटली जब मैं टेस्ट ले रहा था तो उसमें ऐसा हुआ था कि टेक्नोलॉजी वर्ड उसमें लिखा था ड्यू टू टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब ज्यादातर माइंड में होता है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी होता है तो वो लोग बोलते हैं सर फिर कौन सा होगा, तो याद रखना है इसमें टेस्ट और प्रेफरेंस को भी इंक्लूड किया हुआ है कि ड्यू टू टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर डिमांड चेंज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन भी इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, भी काम नहीं मिलता है, और कभी कभी ऐसा होता है उनको काम से निकाल भी दिया जाता है। ये वाली सिचुएशंस भी होती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल बोलते हैं। क्लियर हुआ, तो ये चार का चारों मैंने एक्सप्लेन कर। इन केस अगर मान लो 1 मार्क्स में आता है तो जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो आप लिख सकते हो, बिकॉज ये आपके बुक का ही है, मैंने अपने मन से वर्ड्स नहीं लिखा हुआ है। ये आपके बुक का 1 मार्क्स में और एमसीक्यूज में ये हेल्प हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, which year the reference to the population growth rate in India is considered as the year of great divide। तो ये याद रखना 1 मार्क्स में भी आ जाता है कि which year is known as a great divide year। राइट, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1921। ये फिक्स आंसर है, एवरी ईयर ये लगभग पूछ ही लेता है। इसका आंसर क्या है, 1921। सिर्फ 1921 में आपको नहीं बताऊंगा, मैं इसमें और भी कुछ पॉइंट बता दूं। जैसे समटाइम्स एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट पॉपुलेशन, ध्यान से सुनना, फर्स्ट पॉपुलेशन जो सेंसस था वो किसने किया था, यानी जो कैलकुलेशन था पॉपुलेशन का, वो फर्स्ट पॉपुलेशन किसने किया था इंडिया में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जमशेद टाटा। क्या हो जाएगा, जमशेद टाटा। याद रखना है, जमशेद जी लिख देता हूं क्योंकि भाई बहुत महान इंसान थे, तो जमशेद जी टाटा। तो ये याद रखना है कि सबसे पहला जो पॉपुलेशन कैलकुलेशन था वो किसने किया था, जमशेद जी टाटा ने किया था। और कब किया था, तो आंसर हो जाएगा 1871। हमारे बुक में कुछ बुक्स में ये मेंशन है, कुछ बुक्स में मेंशन नहीं है, बट जो ईयर वाइज अपडेट होते रहते हैं ना बुक्स में, उनमें अपडेटेड है। तो जिनकी पुरानी बुक होगी उनके में ये इंफॉर्मेशन नहीं है, और जिनकी न्यू वाली बुक होगी उनके में हो सकता हो ये हो। तो अगर है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता दे रहा हूँ।
उसके बाद सिस्टमेटिक की बात करते हैं कि फर्स्ट सिस्टमेटिक कैलकुलेशन कब हुआ था। तो फर्स्ट सिस्टमेटिक कैलकुलेशन अंग्रेजों ने करवाया था, और वो कब करवाया था 1891 में। और उसके बाद इंडिपेंडेंट का फर्स्ट कैलकुलेशन कब हुआ था, तो इंडिपेंडेंट का कैलकुलेशन जो हुआ था 1951 में, ये याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले किसने करवाया था, जमशेदजी टाटा ने। सबसे सिस्टमेटिक कब हुआ था, 1891 में हुआ था। उसके बाद जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे के बाद जो सबसे पहला हुआ था वो हुआ था 1951 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which region of the world India's share of merchandise of both import and export was highest in the financial year 2014-15। तो ये स्टैटिक डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एशिया। द लास्ट वन, when was the implementation of special economic zones in India। तो when was the implementation, तो कब implement हुआ था special economic zone। इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं कि राइट डाउन फुल फॉर्म ऑफ SEZ। तो याद रखना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2000। थोड़ा और डिटेल में याद रखना है, ये इसका जो पूरा डेट है वो 1 अप्रैल 2000, राइट। तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या याद रखना है कि जब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था तो इंडिया में टोटल 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिवाइड हुआ था, जिसमें से 2 गुजरात में है। ठीक है, 2 गुजरात में है, एक महाराष्ट्र में है, फिर एक केरला में है। ओके, एक आपका तमिलनाडु में है, एक आपका आंध्र प्रदेश में है, एक आपका बांग्लादेश में है, बांग्लादेश को डब्ल्यू भी लिख देता हूं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है, और एक आपका यूपी में है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे 2 1 3 4 5 6 और ये 6 2 8। अब गुजरात में कौन सा है वो मैं बता दे रहा हूं, रीजन एग्जाम्स में पूछता है। तो गुजरात में आपका कोंडला है। ठीक है, कोंडला के साथ साथ सूरत है, तो ये याद रखना, सूरत और कोंडला जो है वो गुजरात में है। महाराष्ट्र में तो सांता क्रूज है, आपने अक्सर मूवीज में नाम सुना होगा सांता क्रूज का। ठीक है, केरला की अगर मैं बात करता हूं तो केरला का बहुत फेमस है, आपने इसका मे भी शायद नाम भी सुना हो, कोचीन। ठीक है, इसका आपने शायद नाम सुना होगा। तमिलनाडु में भी जो है वो काफी फेमस प्लेस है, यहाँ पे चेन्नई, चेन्नई सुपर किंग। तो ये सारे फेमस प्लेस ही हैं। और आंध्र प्रदेश में भी बता ही देता हूं मैं, विशाखापट्टनम। कौन सा है, विशाखापट्टनम। ये सब फेमस प्लेसेस ही। वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का मैंने नाम जो है इसमें जो प्लेस है वो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, फाल्ता। और यूपी का जो है वो तो काफी फेमस है, नोएडा। ठीक है, तो इसका तो काफी फेमस है। तो इसमें से 7 नेम्स जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी सुना था, सिर्फ ये फाल्ता वाला मैंने जो है वो नहीं सुना था, बाकी तो मैंने सब लगभग सुना ही है। तो ये प्लेसेस ऐसे हैं जो आपको मेमोराइज भी हो जाएगा। तो ये रहा आपका टोटल 10 MCQs। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। सीरीज तो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया था, मतलब ये वाली क्लास में आपको थोड़ा बेटर फील हुआ होगा कि हाँ चलो कुछ तो हमको आता है पहले से ही, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा पता चल गई। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो थोड़ा शेयर लाइक कर सकते हो। बाकी ज्यादा इस टाइम नहीं बोलूंगा, और फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी होगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। फिलहाल ऑल द बेस्ट, और एग्जाम को शांति से लिखना, ज्यादा परेशान नहीं होना। और मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि पेपर कैसे लिखना होता है, बोर्ड का सॉल्यूशन कैसा होता है, और आपको अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, वो सारी चीजें, और अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप एक बार जरूर देख लेना एग्जाम में जाने से पहले, या आज रात में देख लेना, सो दैट आप मॉर्निंग तक अपने आप को उस चीज के लिए, कहते हैं ना कि अपने आप को समझा पाओ कि हाँ भाई तुझे वो बात याद रखनी है। ठीक है, तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।